आज के इस वीडियो में, क्योंकि बेटा मैं आपको एक चैप्टर के एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि 5 नंबर का भैया राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? हमारे वासुदेव शेखर अग्रवाल। 5 नंबर का आपको आपके पेपर में साहित्यिक परिचय आएगा लेखक का। ये लगभग 4 से 5 साल पूछ चुका है आपके वासुदेव शेखर अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, जो आज की इस क्लास में करने वाले हैं। और राष्ट्र के स्वरूप आपके गद्यांश के लिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा कोई साल नहीं जो इस साल से गद्यांश पूछा नहीं। तो 10 नंबर का आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो कराने वाले हैं, और हर एक चैप्टर के गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक देने वाला हूं, जो 20 नंबर आपका पूरा मुट्ठी में करने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे। जो आपका पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक है भैया वासुदेव शेखर अग्रवाल जी। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैप्टर से 2 तरीके का एमसीक्यू बनता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक का नाम बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? वासुदेव शेखर अग्रवाल। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भैया राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शेखर अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो आपको ये याद रहना चाहिए पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। भैया यह निबंध पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह में संकलित है, जिसमें भैया जो हमारे लेखक है वासुदेव शेखर अग्रवाल, वो कहते हैं भैया कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए में 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है भैया भूमि, जहां पर हम लोग रहते हैं, दूसरा जन यानी मनुष्य, और तीसरा भैया हमारी संस्कृति यानी हमारा कल्चर को मुख्य तत्व बताया। यानी एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे पहले वासुदेव शेखर अग्रवाल जी कहते हैं भूमि, जहां पर हम रहते हैं, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, ये सब कुछ हमारा वातावरण। पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए भूमि। दूसरा भैया भूमि हो लेकिन रहने वाले मनुष्य ना हो, तो क्या एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना संभव है? नहीं संभव। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है जन यानी मनुष्य, और तीसरा भैया हमारी संस्कृति। ये 3 महत्वपूर्ण अंग वासुदेव शेखर अग्रवाल जी कहते हैं एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले भूमि के बारे में ये क्या कहते हैं हम लोग देख लेते हैं। ये चैप्टर 10 मिनट के अंदर आपको ऐसे समझा दूंगा कि इस चैप्टर के 10 नंबर आज आपके झोली में होने वाले हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में भूमि, जन और संस्कृति को वासुदेव शेखर अग्रवाल जी मुख्य तत्व बताए हैं, और बोलते हैं भैया राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया भूमि, जिसका निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया भूमि, उसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, इनका निर्माण कौन किया है? देवों ने किया है। और ये कब से है? यह अनंत काल से है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भूमि के संरक्षण और समृद्धि का ध्यान दे। यानी हमारा कर्तव्य है कि भैया जो चीजें हमें ये विरासत में मिली आ रही है, उसका हम सब क्या करें भैया? उसके संरक्षण और समृद्धि का ध्यान दे। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट होने से बचाना, भूमि को मां के समान सम्मान देना, क्योंकि भैया इसी भूमि पर, इसी धरती पर हम सभी खेल कूद कर बड़े हुए हैं। धरती माता हमें भैया क्या क्या देती है? भोजन देती है, हवा लेने के लिए सांस देती है, पानी देती है, सब कुछ। तो भैया हमें भूमि को मां के समान सम्मान देना चाहिए। पृथ्वी की अमूल्य निधियों और भौतिक स्वरूप, उपयोगिता और सौंदर्य को पहचानना, ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो वासुदेव शेखर अग्रवाल जी है जन के लिए बताते हैं कि भैया पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बिल्कुल सही बात है। अगर पृथ्वी हो, सब कुछ हो, नदियां हो, पहाड़ हो, रहने के लिए भाई घर मकान सब कुछ हो, लेकिन अगर रहने वाले लोग ही ना हो, तो क्या भैया राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। भूमि और जन के सम्मिलन से ही राष्ट्र की परिकल्पना संभव है। पृथ्वी को माता मानकर उसके प्रति कर्तव्यों का पालन करना, सभी जन को सम्मान, अधिकार और सुविधाएं, ऐसा नहीं कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि भूमि भैया हमारे साथ भेदभाव करती है? बिल्कुल नहीं करती है। और सभी प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो शहर हो गया, गांव, सब जगह मिलना चाहिए। राष्ट्रीय प्रगति के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भैया हमारे लेखक है वासुदेव शेखर अग्रवाल जी, वो संस्कृति के लिए कहते हैं भूमि और जन। ये तो भूमि सबसे पहले, दूसरा जन, और तीसरा राष्ट्र का जो तीसरा अंग है भैया जन की संस्कृति है। संस्कृति को राष्ट्र का क्या माना गया? मस्तिष्क माना गया। ठीक है, कभी कभी ये गद्यांश में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो भैया संस्कृति को क्या माना गया? राष्ट्र का मस्तिष्क माना गया है। भूमि और जन से संस्कृति का अटूट संबंध, संस्कृति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है। बिल्कुल सही है भैया। हम जितना अच्छा खाएंगे पिएंगे, जितना अच्छा हमारा रहन सहन होगा, पहनावा होगा, उतना ही अच्छा हम डेवलप करेंगे। तो वही बोल रहा है भैया कि संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव। संस्कृति का संरक्षण, भूमि, जन और संस्कृति के पारस्परिक तालमेल से एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये आपका पहला चैप्टर जो राष्ट्र का स्वरूप है, उसमें भैया लेखक जी कहते हैं भूमि, जन और संस्कृति, और तीनों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ताकि एक बार आप रिवाइज कर लो। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये चैप्टर का मुझे थोड़ा थोड़ा समरी पता चल गया है। तो अब आपके
जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं देगा जैसे पहले आप करते आ रहे थे। इसमें क्या देगा, इस चैप्टर से भैया कोई गद्यांश देगा और उस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछेगा और पांचों प्रश्न का जवाब आपके किस में होगा, आपके गद्यांश में होगा। ध्यान से सुनना, 3 गद्यांश इस चैप्टर का कराने वाला हूं जो 4 से 5 साल आपके पेपर में आए। सबसे पहले देखो, राष्ट्र का स्वरूप का आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे वासुदेव अग्रवाल जी का है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक चैप्टर का कुछ कीवर्ड होता है जो आपको तैयार करना है। सबसे पहले जैसे राष्ट्र का स्वरूप है तो आपने देखा कि भैया राष्ट्र की बातें होगी, धरती माता की बात होगी, धरती की बात होगी, भूमि की बात होगी, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, मातृभूमि, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, राष्ट्रीयता। ऐसे वर्ड अगर आपको आपके गद्यांश में दिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये भैया किससे लिया गया है, आपके पहले चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से, और लेखक है वासुदेव अग्रवाल। क्योंकि भैया पहला क्वेश्चन यही पूछेगा गद्यांश में कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये सब अगर वर्ड हमारे में रहेंगे और आप सभी प्यारे बच्चों ने समरी पढ़ लिया, तो अब जो पिछले 3 से 4 साल आपके गद्यांश आए आपकी स्क्रीन पर है। अभी आपने 10 मिनट के अंदर इसका पूरा समरी देखा। अब आप इसको सॉल्व करो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन दिया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से। अब जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे, जो समरी अभी मैंने आपको कराया, वो तुरंत पहचान जाएंगे। कुछ समरी में था कि भैया जो भूमि का निर्माण है वो किसने किया, देवों ने किया और वो अनंत काल से। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये तो भैया राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो पहला चैप्टर आपका यहीं से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक, शीर्षक यानी चैप्टर का जो नाम है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है भैया, हमारे वासुदेव अग्रवाल। पहले गद्यांश को सॉल्व करने के लिए अगर चैप्टर की समरी आपको थोड़ी बहुत पता रहेगा तो आप गद्यांश पढ़ते ही समझ जाओगे किस चैप्टर से है। जैसे भैया इस गद्यांश को सबसे पहले 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अगोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना क्या है, हमारा आवश्यक धर्म है। क्लियर हो गया राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव अग्रवाल। दूसरा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब आपको ढूंढना है, यहीं पर जिक्र है आवश्यक कर्तव्य। तो भैया राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। दूसरा जवाब हो गया, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अब आपको देखना है गद्यांश में निर्मूल वर्ड कहां यूज हुआ, तो यहां पर यूज हुआ है। तो भैया जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तीसरा आंसर हो गया। चौथा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। अब आपको ढूंढना है जननी वर्ड किधर है, तो जननी वर्ड इधर है भैया। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। भूमि का निर्माण किसने किया और कब है से है, तो पहला ही में जवाब है भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह कब से है, वह अनंत काल से। ये आपका 10 नंबर का पूरा गद्यांश यहां पर आपने, अगर चैप्टर की समरी आपको पता है तो आप यहां पर कर लिए। दूसरा जो इस चैप्टर से गद्यांश पूछता है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। चैप्टर की समरी में आपने देखा कि भैया वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं अच्छी राष्ट्र निर्माण के लिए पहला भूमि, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग उन्होंने बताया जन यानी मनुष्य। तो वहीं पर गद्यांश में पहले ही लाइन में मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इससे भी ये क्लियर हो गया कि ये भी हमारे राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया और लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल। तो पहला 2 नंबर आपका क्लियर हो गया कि भैया शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव अग्रवाल। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर गद्यांश पद्यांश में पहला क्वेश्चन आपने गलत लिखा कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम, तो भैया जो एग्जामिनर वो समझ जाएगा आप तुक्का लगाकर सॉल्व क्यों, क्योंकि अगर आप चैप्टर का नाम ही नहीं पहचान पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप तुक्का लगा रहे हो। इसलिए पहला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब देना, ठीक है। दूसरा यहां पर जो दिया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो भैया राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बिल्कुल सही बात है। पूछ रहा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो भैया पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है, ठीक है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं भैया, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो भैया यहां पर क्या दिया, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। देखो जब रेखांकित अंश की व्याख्या बोले तो आप इस क्वेश्चन में जितना दूर अंडरलाइन किया रहेगा उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। शुरुआत बस ऐसे करो कि वासुदेव, जो भी लेखक का भैया गद्यांश है उसी से शुरुआत करो कि वासुदेव अग्रवाल जी कहते हैं, और जितना अंडरलाइन किया उसको अपने शब्दों में लिख दोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर से जो तीसरा
कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिनके कारण वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ी प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अमदों के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ये भी क्लियर हो गया कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश से प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में भैया राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया जाएगा और लेखक हमारे वासुदेव सरवाल जी है। धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं भैया? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है। किसने पृथ्वी के देह को सजाया है? ठीक है, किसने पृथ्वी के देह को सजाया है? तो भैया दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ी प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। अमूल्य नदियां कहां भरी है भैया? धरती माता की कोख में। और आर्थिक अमदों के लिए क्या क्या आवश्यक है? हमारे भावी आर्थिक अमदों के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ये आपके इस चैप्टर से जो 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश थे, आपने इस चैप्टर की समरी अगर जान ली तो भैया आपने जो 2 MCQ आएगा वो भी कर लोगे। इस चैप्टर के जितने गद्यांश थे, 3 गद्यांश जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा उसको तुरंत कर लिया। आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो ये सब गद्यांश आपके पेपर में 100% 4 से 5 साल पूछे गए। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्या आएगा? वासुदेव सरवाल जी का साहित्यिक परिचय। तो वो भी 2 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहले वासुदेव सरवाल का जीवन परिचय। आप कोई भी लेखक का अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, स्टार्टिंग में 3-4 लाइन जीवन परिचय लिख दो, ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको 5 में से 5 नंबर मिल सके। ठीक है, जो वासुदेव सरवाल जी है भैया, उनका जन्म 1904 मेरठ के जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अंत इनका बाल्यकाल लखनऊ में बीता। इन्होंने BHU से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA व PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह अमर पुत्र 1967 में भैया हमेशा के लिए सो गया। अब ये आपने कुछ पॉइंट इसमें लिख दिया साहित्यिक परिचय में। वासुदेव सरवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देशज शब्द मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। हर एक बच्चा कमेंट करेगा देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं, कृतियां, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, साहित्यिक परिचय में 2 नंबर रचनाएं के लिए पहले से एग्जामिनर को दे दिया गया। तो रचनाएं कम से कम 5 से 7 आपको लिखना है कि वासुदेव सरवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित है। ज्योति, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह। ठीक है, साहित्य में स्थान की बात करेंगे। अग्रवाल जी भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधान पूर्ण है तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों में संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं, अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ये भैया इनका प्यारा सा साहित्यिक परिचय हो गया। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले अगर बेटा आपको गद्यांश पद्यांश में 20 नंबर चाहिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितने भी गद्य और काव्य के पाठ और लेखक के नाम है, पाठ और कवि के नाम, ये आपके जुबान पर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर है राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सरवाल जी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भाषा और आधुनिकता सुंदर रेड्डी जी, निंदा रस हरिशंकर परसाई। तो ये सभी आपके जुबान पर पहले इसको नोट कर लो। दूसरा, अगर काव्य के लिए पवन दूती का अगर कोई बोले तुरंत अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, कैकेयी का अनुताप, मैथिली सड़गुप्त जी, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 2 पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा, मैंने बोला हर एक चैप्टर का कीवर्ड, ताकि अगर गद्यांश में वो वर्ड आपको दिखाई दे तो आप तुरंत पहचान लो कि ये इस चैप्टर से लिया गया है। अगर चैप्टर की समरी मैंने आपको राष्ट्र का स्वरूप का कराया, आपने तीनों गद्यांश चुटकियों में कर लिया। ऐसे ही आप सभी प्यारे बच्चे, जितना भी आपके पास टाइम बचा है, एक दिन 15-15 मिनट लगेगा। समरी आपकी बुक में दिया गया है, जो भी क्वेश्चन बैंक लियो, एक नजर उसको पढ़ डालो। समरी पढ़े रहोगे तो गद्यांश आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी चैप्टर का कीवर्ड यहां पर हर एक चैप्टर का, जैसे अगर राष्ट्र का स्वरूप के चैप्टर का गद्यांश रहेगा तो गद्यांश में राष्ट्र, धरती माता, धरती, भूमि, वसुंधरा ऐसे वर्ड दिखाई देंगे। वैसे ही अगर अशोक के फूल, जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अगर इससे गद्यांश रहेगा तो गद्यांश में अशोक वर्ड दिखाई देगा। अशोक का फूल, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा, कालिदास, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक वृक्ष, ऐसे वर्ड अगर आपको गद्यांश में दिखाई देंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता सुंदर रेड्डी का अगर इससे गद्यांश रहेगा तो भैया भाषा की बात अवश्य होगी। नए शब्द, नए मुहावरे, ये
आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत, आविष्कार, ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से चौथे चैप्टर का 5वां चैप्टर और 6वां, निंदा रस, निंदा की बात अवश्य होगी, धृतराष्ट्र, भीम, ईर्ष्यादेश, ऐसे वर्ड। और अगर भैया इससे नस्तर मदर टेरेसा, जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कानमयी, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जिसमें ये गद्यांश, ये लाइन है। तो ये आपको हर एक चैप्टर का गद्यांश का सेम चीज, अगर आपके पद्यांश में लज्जाशील वर्ड, पथिक महिला, कृषक ललना यानी किसान की पत्नी, ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना है पवन दूतिका से लिया गया है, हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। दूसरा चैप्टर से अगर कैकई का अनुताप से रहेगा तो भैया आपके पद्यांश में अनुताप, कैकई, मैया, माता को माता, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक चैप्टर का सबसे पहले आप क्या करो कि समरी जो आपके पास है एक बार पढ़ डालो। जैसे राष्ट्र का स्वरूप का मैंने आपको कराया, वैसे ही थोड़ा थोड़ा अगर शॉर्ट टाइप में कर लोगे तो आप गद्यांश पद्यांश के चैप्टर का नाम पता रहेगा और चैप्टर की समरी पता रहेगा, तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अभी आप काम क्या करो, हर एक चैप्टर के जो पाठ के नाम, लेखक के नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम, इसको तैयार कर लो। हर एक चैप्टर का कीवर्ड तैयार कर लो। बाकी हर एक चैप्टर से 2 से 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको 14 तारीख के महायज्ञ क्लास में करा दूंगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी आपके गद्य के 6 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से 3 से 4, जो जैसे 3 पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हर एक चैप्टर से जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो मैं करा दूंगा। तो उससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 से 3 काम है गद्यांश पद्यांश करने के लिए जो आपको फॉलो करना है।